हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कंप्लीट कर दिया था। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटाइजेशन और परमिएबिलिटी। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा। मैं उसको उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मैग्नेटाइजेशन और परमिएबिलिटी। पहले किसी भी हम लोग पहले से ही एक चीज पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल में, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अपनी खुद की एक्सिस पे तो घूमता ही घूमता है, लेकिन उसके जो पॉजिटिव अक्स है, जो भी आपका न्यूक्लियस है, उसके आसपास भी घूमता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। आपका जो सोलर सिस्टम है उसको एज एन मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे कंसिडर कीजिए। जो सेंटर है, जो सूरज है, वो आपका एज ए न्यूक्लियस कंसिडर करिए, और जो आपकी पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, जो भी ग्रह है आपके, उसको आप एज एन इलेक्ट्रॉन कंसिडर कीजिए। तो आपको ये एग्जांपल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपकी एक खुद की एक्सिस पर घूम रहा है, और इसके साथ साथ आपका सेंटर पॉजिटिव, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास भी घूम रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। तो जो मूवमेंट है किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की, या फिर आप उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूक्लियर स्पिन, वो आपका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसा आपके करंट लूप में होता है कि करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो जिस दिशा में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी दिशा नक्की कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रही है या फिर न्यूक्लियर स्पिन हो रही है, वो भी एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सिमिलर। तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है बाय द बाउंड चार्ज इज कॉल्ड बाउंड करंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईबी। बाउंड चार्जेस क्या है? बाउंड चार्ज यहाँ पे क्या है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो न्यूक्लियस के प्रभाव में है, जो न्यूक्लियस के प्रभाव में है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं तो वही सोलर सिस्टम का एग्जांपल, जो ग्रह है आपके सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में है, वो ग्रह आप उसे एज ए बाउंड चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियस के फोर्स में है, न्यूक्लियस के जो आप कह सकते हैं फोर्स में है, उस वही चार्जेस आपके बाउंड चार्जेस है। ठीक है, और उसमें उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग बाउंड करंट कहते हैं। और जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस, उसे हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? कि जो फील्ड आपका बाउंड चार्जेस की मूवमेंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, उस फील्ड को हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। एम बार भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जनरली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स जो होती है वो आपकी स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। ये तो आप सबको पता ही है। देखिए, मैं जो समझा रहा था आपको, यहाँ पे फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये जो न्यूक्लियस है, इसके बाहर आपका कुछ इलेक्ट्रॉन उसका रिवॉल्व कर रहा है, उसके आसपास घूम रहा है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग किसी क्लोज पाथ में जो हमारे इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाया जा रहा है, वो क्लोज पाथ में कोई करंट फ्लो कर रहा है ऐसा कंसीडर करते हैं। वो कितना फ्लो कर रहा है? आईबी जितना। तो ये जो क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ हमारा कुछ एरिया कवर कर रहा होगा। ये एरिया आपका क्या हम लोग कंसिडर करते हैं? डी एस। ये एरिया, ये जो गोल एरिया ये कवर कर रहा है, अंदर वाला पार्ट इसका, ये आपका एक एरिया तो हो गया। ये वाला एक पूरा एरिया हो गया। तो ये जो एरिया कवर कर रहा है करंट, बाउंड करंट, वो आपका क्या है? वो आपका डीएस है। तो आप लोग यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस तरीके से लिख सकते हैं? एम इज इक्वल टू आई बी इंटू डी एस। आई बी इंटू डी एस। ये तो हो गई एक स्मॉल, एक छोटे से हिस्से की बात, एरिया की बात। अब अगर कोई वॉल्यूम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, कोई डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, और उसमें अज्यूम करते हैं कि इसमें एन नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल है पर यूनिट वॉल्यूम में,
तो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितनी होगी, वो हमारा टोटल जो हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सम करेंगे, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसका समेशन करेंगे, तब हमें टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगी। हमें यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि वी मस्ट ऐड ऑल दिस मोमेंट वेक्टरिकली, यानी इसके दिशा के साथ हमें इसे एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एम टोटल हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एम टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अप टू एन डेल्टा वी एम ए। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन आपका किस तरीके से डिफाइन होता है, मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटाइजेशन की व्याख्या है, मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन है यहाँ पे। ओके, नाउ कंसीडर अ डिफरेंशियल वॉल्यूम डेल्टा वी। हम लोग एक डिफरेंशियल वॉल्यूम को डेल्टा वी, जिसका आपको वॉल्यूम दे रखा है डेल्टा वी, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई नहीं करते, बाहर के कोई फील्ड को अप्लाई नहीं करते, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है वो आपकी कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये देखिए, ये वाली, ये जितनी है, ये विदाउट एक्सटर्नल फील्ड आपको आपने अप्लाई नहीं किया, ये आपकी अलग अलग डायरेक्शन में है, सारी डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। इसीलिए जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सम होता है, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, वो पहली वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में आपकी 0 रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग उसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक जो मोमेंट्स होती है, मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो बी के अलोंग आ जाती है, और हम लोगों को एक टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलती है जो हमारी 0 नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये जो फिगर बी है वो कंसिडर करेंगे। ये आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है, बाहर से आपने ये वाली एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते ही हमारी जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारी मिल जाएगी हमको। क्यों, अलग अलग अगर हम लोग फाइंड आउट करके सम करेंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। कंसीडर करते हैं कि एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो हमारे एक क्लोज पाथ के अंदर है। ये जो हमने क्लोज पाथ लिया, ये क्लोज पाथ के हम लोग जूम करते हैं, ये क्लोज पाथ अगर हम लोग जूम करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये वाला क्लोज पाथ कंसीडर करते हैं, और एक उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जो ऊपर वाली जो जितनी भी हमने रिप्रेजेंटेशन करी, इससे हमारे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, जो स्मॉल एम है, वो कुछ एंगल बनाती है किसके साथ, क्लोज पाथ का जो एरिया है डीएल, एलिमेंट है जो क्लोज पाथ का जो एलिमेंट है डीएल, उसके साथ कुछ थीटा कितना एंगल बनाती है। ये जो कंपोनेंट है, इसलिए इसका जो कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल, वो क्या है, एम का प्रोजेक्शन है, यानी परछाई है। ये जो एम है इसकी परछाई है ये डीएल, सिंपल। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो हमारी, वो परपेंडिकुलर है टू द सरफेस एरिया डीएस। मैग्नेटिक मोमेंट को किसी भी एंगल थीटा पे हमें अगर ऑब्टेन करना है, तो एक चीज नेसेसरी हो जाती है कि जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है वो हमारे डिफरेंशियल सरफेस एरिया से डिफाइन होनी चाहिए। और जो कंपोनेंट है किसका, डीएल का कंपोनेंट है जो डीएल, उसकी डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक मोमेंट के साथ होनी चाहिए, उसकी दिशा में होनी चाहिए। लेकिन दस इसीलिए डिफरेंशियल जो वॉल्यूम है आपका, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम लोग ये वाली फिगर को कंसिडर करते हैं, तो जो जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है आपका, वो आपका किस तरीके से डिफाइन होगा, ds dl cos थीटा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ds और dl का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें वो हमें वो हमें ढूंढना है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम होने के कारण हमें टोटल नंबर ऑफ
एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें एन डी एस डॉट डी एल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अंडर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट की जो अलाइनमेंट है और उसकी ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन रेंडमली चेंज होती है। तो किसी भी बाउंड करंट के इंक्रीज होने के लिए, हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल हर एक जगह के लिए, हर एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक डायपोल होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग टोटल जो हमारा बाउंड करंट है उसको कैसे डिनोट करते हैं, डी आई बी इज इक्वल टू एन आई बी डी एस डॉट डी एल, और हम लोग कह सकते हैं एम डॉट डी एल। बेसिकली ये जो हमारा आई बी डी एस है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, जो हमारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारा मैग्नेटाइजेशन दे रही है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो करंट में जो करंट का जो इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी क्लोज पाथ में, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन से। टोटल करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये जो इक्वेशन आया उसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर द क्लोज सरफेस। ओवर द क्लोज सरफेस अगर हम लोग फाइंड आउट करना है, तो हमारा टोटल करंट क्या होगा, जो बाउंड करंट है हमारा और जो फ्री करंट है, उन दोनों का समेशन ही हमारा टोटल करंट होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी भी टोटल करंट को लिखते हैं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, आई टी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एच डॉट डी एल ओवर दी टोटल सरफेस। ये तो हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारा टोटल करंट कैसे फाइंड आउट होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बी अपॉन म्यू जीरो डॉट डी एल, ये हमारा टोटल करंट होगा। तो इक्वेशन नंबर ये जो हमारा 6 आया, 9.7.6 आया, और ये जो हमारा 9.7.7 आया, और इससे ऊपर 9.7.5 है, इसके अकॉर्डिंग आई क्या है हमारा, आई टी माइनस आई बी है। आई टी माइनस आई बी, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू है, आई टी की भी वैल्यू है और आई बी की भी वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे और उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, जिसको हम लोग 9.7.8 कहते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ कंपेयर करते हैं, तो आई इज इक्वल टू एच डॉट डी एल के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास कुछ बी एच और एम का रिलेशनशिप आएगी। वो कैसे आएगी, वो कुछ इस तरीके से आएगी, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एम, या फिर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम। ये आपकी बी एच और एम के बीच की रिलेशनशिप है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो रिलेशन है ये वाली, ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, और हर एक मटेरियल के लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर के लिए, यानी आप कह सकते हैं उसे आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक मटेरियल, एम क्या होता है, एक्सएम एच कहलाया जाता है फॉर दी लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो क्वांटिटी है आपकी यहाँ पे एक्सएम, वो आपकी एक तरीके से डिमेंशनलेस है, और हम उसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं एक्सएम को। तो ये जो हमारा m की वैल्यू है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसको हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है 9.7.10, इसके अंदर अगर रखते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, b इज इक्वल टू म्यू जीरो एच एक्स एम एच, या फिर आप उसे फर्दर सॉल्व करके आप लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, म्यू जीरो 1 प्लस एक्स एम एच। लेकिन किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के म्यू, हम लोग किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के हम लोग बी और एच का रिलेशन क्या लिखते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू एच, या फिर आप कह सकते हैं म्यू जीरो म्यू आर एच। तो अगर हम लोग ये जो इक्वेशन है 9.7.12 और 9.7.13, अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है हमारी, वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस तरीके से लिख सकते हैं,
म्यू आर इज इक्वल टू 1+xm लिख सकते हैं, या फिर म्यू अपॉन म्यू जीरो लिख सकते हैं। जनरली जो आपकी म्यू होती है वही आपकी किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी कहलाई जाती है, और इसे हम लोग मेजर करते हैं इन हेनरी पर मीटर। और रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो आपकी एक डिमेंशनल लेस आपकी क्वांटिटी है जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बराबर है। ये था हमारा आज का टॉपिक मैग्नेटाइजेशन और परमिएबिलिटी का। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब आगे हम लोग उसकी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। जैसे हमने किसी भी मटेरियल की बाउंड्री कंडीशन देखी थी, किसी भी इलेक्ट्रिक मटेरियल की बाउंड्री कंडीशन देखी थी, वैसे ही यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल की बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। ओके।